मामलात को हतमी शक्ल देने के मरहले में है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहदे पर राजी हैं। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रंप का एक और यू टर्न, ईरान पर तयशुदा हमले मंसूख करने का ऐलान कर दिया। कहा ईरान के साथ मुआहदा तय पा गया, मुआहदे पर जल्द दस्तखत मुतवक्के है। दस्तखत होते ही आबनाए हॉर्मुज़ खोल दी जाएगी। सब इस पर खुश हैं, पूरा मशरिक़ वस्ता भी इस पर खुश है। ईरान जौहरी हथियार नहीं बना पाएगा। अब मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत है। विफाकी बजट 26-27 आज पेश किया जाएगा। हजम 17,500 अरब रुपए से जायद होगा। आइंदा माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने माशी शरह नमो 4%, महंगाई की शरह 8.2% तक महदूद रखने का हदफ रखा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब रुपए और दिफाई अखराजात 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। तनख्वाहदार तबके के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए टैक्स रिलीफ पर गौर। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया, जो फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इफ्तिताही मैच में मेजबान मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब मेक्सिको सिटी में म्यूजिक का तड़का, आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा और बर्ना बॉय समेत मुतादिद फनकारों की परफॉर्मेंस। पहली बार 3 मुमालिक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको इवेंट की मेजबानी कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी वर्ल्ड कप के रंग में रंग गए। जर्सी में बलफूज, हाथ में फुटबॉल। कराची वालों के लिए वीडियो पैगाम में कहा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के सिलसिले में लियारी के इंटरनेशनल स्टेडियम तशरीफ लाएं और तमाम मैचेस एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं तारिक मसूद अलियानी। और जनाब, आज की सुबह बहुत ज़्यादा खबरें हैं और बहुत एक्साइटिंग खबरें हैं, लेकिन उससे पहले वी रियली होप कि आपकी सुबह बड़ी अच्छी हुई हो। अच्छा कॉफ़ी से आपने आगाज़ किया और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अच्छे मशरूब से आपने आगाज़ किया, बड़ा रिफ्रेशिंग आपका स्टार्ट हुआ। हमारे पास है बड़ी रिफ्रेशिंग खबरें। कल आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने तकरीब देखी होगी। दुनिया के सबसे बड़े आलमी मुकाबले का मैदान सज चुका है। मेक्सिको सिटी में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का बाकायदा आगाज़ हुआ। इफ्तिताही तकरीब में मेक्सिको सिटी का तारीखी स्टेडियम शानदार रोशनियों, मौसीकी और जोश खरोश से गूंज उठा था। इफ्तिताही तकरीब ने शायकीन को महसूर कर दिया और इफ्तिताही तकरीब के बाद मैच के लिए मेक्सिको और साउथ अफ्रीका की टीमें मैदान में उतरी और शानदार खेल के बाद मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त देकर इवेंट का फातेहाना आगाज किया। एब्सोल्युटली, और ऑब्वियसली मेक्सिको में होने जा रहे इस मैच को सबने एंजॉय किया होगा। मेक्सिको के लिए बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में भी ये मैचेस देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी इसका जोशो खरोश बढ़ रहा है। पाकिस्तानियों की भी ख्वाहिश है कि हमारी फुटबॉल टीम भी कभी फीफा का रुख करे और वहां पर हम भी अपनी टीम को चीयर कर सकें। इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में ना सही, लेकिन आने वाले वर्ल्ड कप में ऐसा होगा यकीनन। इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम भी शिरकत करेगी और वो आलमी मुकाबला है जो अगला जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं। नॉट जस्ट द फुटबॉल वर्ल्ड कप जिसकी हर जगह धूम मची हुई है, बट अब विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी आगाज हो चुका है और आज इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान मुकाबला 14 जून यानी कि इतवार को होने जा रहा है, जिस पर ऑलरेडी सबकी नजरें लगी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा आज हम आपको एक और अहम खबर भी देंगे कि पाकिस्तान की इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट भी पेश हो चुकी है। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट ने एक तरफ माशी बेहतरी की तस्वीर पेश की है तो दूसरी जानिब कई अहम अहदाफ हासिल ना होने की हकीकत भी आश्कार कर दी। हुकूमत के मुताबिक दाखिली और खारजी चैलेंजेस, खित्ते की मानसून बारिशों और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद मईशत ने 3.7% शरह नमो हासिल की। इस रिपोर्ट पर हम आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे और आज विफाकी बजट भी पेश किया जाना है, तो इस पर भी ज़रूर ही बात होगी कि कौम के लिए क्या इसमें कोई अच्छी खबर आने जा रही है, रिलीफ है या नहीं। बजट हमारे लिए कैसा होता है, उसमें कितनी अच्छी खबरें हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक अच्छी खबर जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो ये कि चीन में तैयार होने वाली पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज कराची पहुँच चुकी है और ये जदीद आबदोज जदीद तरीन कॉम्बैट सिस्टम, सेंसर्स, रेडार और हथियारों से लैस है। अच्छा, आबदोज में जदीद स्टिल्थ टेक्नोलॉजी भी मौजूद है और ये महज एक आबदोज ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान की बहरी कुव्वत, दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की एक और नई अलामत है।
और ये एक बड़ी पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबर है और पाकिस्तान के लिए जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। अब एक और महाज है जहां पर उनको होशियार पाकिस्तान से रहना होगा और रहना भी चाहिए। वेल, अपनी टॉप स्टोरी की जाए एंड दैट इज फुटबॉल, क्योंकि इंतजार की घड़ियां हो गई हैं खत्म। फुटबॉल फीवर वो सो हाई, दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मेले का रंगारंग कल आगाज हुआ मेक्सिको सिटी में। उनके तारीखी स्टेडियम में एक हुजूम था, शानदार रोशनियां, मौसीकी, जोश और जज्बा, लोगों की आमद। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की इफ्तिताही तकरीब ने शायकीन को खूब इंजॉय कराया एंड आई एम श्योर वहाँ पे बैठे हुए लोग और जिन्होंने स्क्रीन पर ये इवेंट देखा, कल की तकरीब देखी उन्होंने बड़ा उनको मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया उन्होंने। अच्छा, इसके साथ साथ आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा और बर्ना बॉय की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों ने भी अपने फ़न का मुजाहिरा किया। मैच में मुश्तरका मेज़बान टीम मैक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त देकर इवेंट का फातिहाना आगाज किया। एक गोल हुआन की जानिब से किया गया, एक गोल राहुल की जानिब से किया गया एंड दैट इज हाउ मैक्सिको पहली कामयाबी अपनी जानिब खींचने में कामयाब हुई। वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में एक मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार इफ्तिताही मैच के दौरान 3 रेड कार्ड्स भी दिखाए गए हैं, जिनमें 2 जनूबी अफ्रीका को मिले हैं और एक मैक्सिकन खिलाड़ी भी इसमें शामिल थे जिन्होंने ये रेड कार्ड हासिल किया है। तो खैर, कल का मुकाबला बहुत ही सनसनीखेज रहा था और आई एम श्योर लोगों ने इसे बहुत एंजॉय किया होगा। इसी में बात करते हैं मीर शबीर अली, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल की इफ्तिताही तकरीब, एवरीबडी इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड के फुटबॉल की ओपनिंग सेरेमनी कैसे होगी, और लोग ऑब्वियसली व्हेन इट इज़ शकीरा, व्हेन इट इज़ बर्ना बॉय एंड अदर, तो ऑब्वियसली एक उनका वाकई इतना फेमस है कि लोग उसे एंजॉय करते हैं। फर्स्ट मैच भी हुआ। देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग अराउंड फुटबॉल वर्ल्ड कप बिकॉज एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, हर किसी की नज़रें इस पर लगी हुई होती हैं, एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है। बट दिस वर्ल्ड कप में जॉइंट मेज़बान यूएसए भी है, सो देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग अराउंड यूएसए। हर कोई बात कर रहा है कि यूएसए अच्छी चीज़ें नहीं कर रहा, अच्छे इंतजामात नहीं कर रहा, एवरीथिंग। सो व्हाट इज़ योर फर्स्ट साइट जिसे कहते हैं कि पहली नज़र पे डालकर अगर आप फुटबॉल की बात करें तो जहन में क्या बातें आती हैं आपके? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल जी, मेन मेज़बान यूएस ही है, हालांकि मेक्सिको और कनाडा भी को होस्ट्स हैं, लेकिन सारी नज़रें यूएस पर हैं। सबसे पहले तो ये आज का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है। 48 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन इट एंड 48 टीम्स का मतलब है मेजर एक लॉजिस्टिकल चैलेंज है फीफा के लिए इसको करवाना, इसको कामयाबी से करवाना। लेकिन इसमें फिर 16 वेन्यूज़ हैं डिफरेंट, जिसमें ज़्यादातर वेन्यूज़ यूएस के हैं। तो और लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो इशू अभी सामने आ रहा है वो एक यूएस एक ऐसा मुल्क है जहाँ ऑब्वियसली उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, उनके अपने काम करने के तरीके हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी डिफरेंट टीम्स ऑलरेडी शिकायतें कर रही हैं। बहुत सारे डिफरेंट प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स को स्क्रीनिंग में, वीज़ा प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं। मतलब बहुत सारी ऑफिशियल्स को तो ये तक कह दिया गया कि आप वर्ल्ड कप में आ ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी जो खबर थी वो एक सोमालियन रेफरी उमर अरतान, उनको मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 11 घंटे तक डिटेन किया गया और फिर उनको वापस भेज दिया गया। उस अफ्रीका के सबसे बड़े रेफरी कहलाए जाते हैं। तो ये मसाइल हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये वैसे ही फीफा वर्ल्ड कप एक इतना बड़ा फेस्टिवल होता है। अब ये 48 टीम का फेस्टिवल है। वी आर गोइंग टू सी मैनी कंट्रोवर्सीज जो हम नहीं देख सकते नॉर्मली, जो हमें वर्ल्ड कप में नहीं नज़र आती, जैसे इराक है, तुर्की काफ़ी साल बाद वापस आ रही है, और बहुत सारी कैप वर्डे है अफ्रीका से। तो बहुत सारे मुल्कों को वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी का चांस मिला है और ये फेस्टिवल और ज़्यादा एक्सपैंड हो गया विद ऑल इट्स लॉजिस्टिकल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। दिस इज स्टिल गोइंग टू बी अ वर्ल्ड कप एंड अ वर्ल्ड कप इज ऑलवेज अ फेस्टिवल। राइट, अंडर द फायर रहे हैं फीफा प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या हमें उनकी इस बात की तारीफ भी करनी चाहिए किसी हद तक कि जब ईरान के ऊपर बात हो रही थी तो ही टुक अ स्टैंड कि भाई किसी भी टीम को बैक ऑफ करने के लिए नहीं कहा जाएगा, वेयर एज बार बार डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के बारे में बात होती रही कि जी वो हमारे मुल्क में नहीं आएंगे, सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें इस बीच में हुई। सो ही डिड टेक स्टैंड फॉर नॉट फॉर ईरान बट फॉर एनी टीम कि भाई अगर उन्होंने क्वालिफाई किया है तो पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल, देखें, being the FIFA chief is, and while organizing a World Cup,
you are always in a very difficult place. Yeah. You have a lot of responsibility over you. आपको hosts को भी खुश रखना है, आपको participants को भी खुश रखना है. You are the representative of everyone. तो उसमें यही है कि ऑब्वियसली जहाँ यूएस की कंस्ट्रेंट्स थी वहाँ जियानी इन्फेंटिनो ने Yeah. उनकी कंस्ट्रेंट्स को भी डिफेंड किया है किसी हद तक. इस बात का इजहार किया है कि उनके हाथ में हर चीज़ नहीं है ऑर्गेनाइजिंग के मामले में, और गवर्नमेंट्स की जो डिसीजंस है उनकी रिस्पेक्ट करनी है. एट द सेम टाइम फीफा एंड फुटबॉल हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट इंक्लूसिविटी. ये हम देखते आ रहे हैं. फुटबॉल में आपको बहुत कम ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स की बेसिस पे किसी की पार्टिसिपेशन ना हो, या किसी टीम के साथ कोई ऐसा सलूक किया जाए जो वो डिज़र्व नहीं करती, जो अनफेयर हो. तो देखें, ईरान को पार्टिसिपेट करना था, ईरान की टीम ने क्वालिफाई किया था, तो फीफा की जो हिस्ट्री है, फीफा की जो पॉलिसीज रही, उस हिसाब से दिस ऑलवेज हैड टू हैपन कि ईरान की टीम किसी तरह यूएस पहुंचे. और ये बहुत बड़ी मिसाल है वर्ल्ड के स्पोर्ट्स के लिए. हम क्रिकेट में देखते रहते हैं क्या होता है, खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया के मामले में. जी. और यहाँ पे फीफा से मिसाल लेनी चाहिए कि इतनी बड़ा, इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दुनिया में जो अभी ऑन गोइंग है. तो उसमें भी जो है वो एक टीम अमेरिका जाके खेल रही है. ऑब्वियसली वीज़ा रिलेटेड इश्यूज और बहुत सारे ईरान के आधे से ज़्यादा ऑफिशियल्स को अलाउ नहीं किया गया यूएस में. तो that is still an issue, and that is a condemnable issue, but still they are participating. So at the Infantino side and at FIFA side, this is sort of a success. Right. अब मुझे बताइएगा कि कोई भी ऐसा मतलब देखिए, यूएस एक बड़ा मुल्क है, ऑब्वियसली सब फैंस वहाँ देखने जाते हैं, बट फैंस एक तरफ है ना, फैंस की बात तो हम बाद में करेंगे. सेनेगल की टीम की इतनी हाई स्क्रूटनी हुई, इतना हाई सिक्योरिटी, उनको वेट इतना करवाया गया, वी नो सोशल मीडिया पे वो वीडियो गर्दिश करती रही. उज़्बेकिस्तान के लिए इतने मसाइल पैदा हुए, वो भी एक हाई स्क्रूटनी से गुजर कर बार बार सवालात, so many hours of wait, and then सोमाली जो रेफरी हैं उनका वीज़ा आप पहले उनको वापस भेज देते हैं, फिर वो आते हैं, और वो ह्यूमिलिएशन अलग है. खैर ह्यूमिलिएशन तो अब यूएसए के लिए भी है कि आप ये क्या कर रहे हैं. बट द क्वेश्चन इज़ कि अगर किसी मुल्क को इतने खदशात हैं किसी प्लेयर के आने से, किसी टीम के आने से, किसी रेफरी के आने से, तो वो अपना सिक्योरिटी निज़ाम बेहतर करेगी ना, वो उन लोगों को मुश्किल में नहीं डालेगी, एंड एट द सेम टाइम वो लोगों के वीज़ाज नहीं रिजेक्ट करेगी. एंड इफ़ यू आर नॉट रेडी टू वेलकम इतनी बड़ी तादाद में फैंस, व्हाई डू यू वांट दिस होस्टिंग ऑफ एनी बिगर इवेंट? बिल्कुल, आपका अच्छा सवाल है, और ये सवाल उठता रहेगा यूएस की तरफ. देखें, एक फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करना एक बड़े एजाज़ की बात होती है, और बहुत सारे कंट्रीज़ कोशिश करते हैं इस एजाज़ को हासिल करने के लिए. लेकिन वही वाली बात है, आई थिंक एक तरफ आपकी एक स्पोर्टिंग जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो एक, या आपकी जो एक लोकल काउंसिल सिटी लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो कोशिश करता है कि हम इस तरह के इवेंट्स हमारे पास हों. बट देन देयर आर बिग एजेंसीज, देयर इज CIA, देयर इज द यूएस सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. वो एक अलग तरीके से फंक्शन करते हैं. और आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इन दोनों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, या जो एक फीफा वर्ल्ड कप का जब अग्रीमेंट साइन करती है कोई भी कंट्री, तो दे आर बाउंड टू गिव ईज टू द पार्टिसिपेंट. They are bound to give them a smooth entry into the country, which is not happening. और ये इसने वर्ल्ड कप को एक बहुत ही मुश्किल पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया. और यूएस जिस तरह पिछले 4 साल पहले जो कतर में वर्ल्ड कप हुआ था, everyone was criticizing कि भाई कतर में क्यों हो रहा है, उसकी बैकग्राउंड में बहुत सारी पॉलिटिकल इश्यूज थे. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर सीइंग दैट एक स्मूथ वर्ल्ड कप कराना कोई आसान बात नहीं होती, चाहे आप छोटे मुल्क हो या बड़े मुल्क हो. यू हैव टू टेक बिग स्टेप्स. और यूएस क्लियरली जो है वो यूएस एट द सिक्योरिटी लेवल, या एट द ऑल दिस वीज़ा लेवल, यूएस की एक नाकामी ही नज़र आ रही है. और हर कोई याद रखेगा, इस तरह आज लोग कतर का याद रखते हैं कि बहुत अच्छा वर्ल्ड कप हुआ था, उसी तरह सालों तक लोग, आई होप कोई बहुत बुरी चीज़ ना हो, लेकिन आई थिंक ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी, और सालों तक लोग याद रखेंगे कि यूएस में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो इस तरीके से हुआ था. और यूएस के लिए एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है. एब्सोल्युटली. और अगले आने वाले इवेंट्स के लिए लोग लुकअप भी करेंगे कि यूएसए में कोई इवेंट होने जा रहा है, तो दे वांट टू गो देयर, वॉच देयर, अपना वीज़े के पैसे तो नहीं ज़ाया बाय जस्ट सप्लाइंग. बहुत शुक्रिया शबीब, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो.
अच्छा जी, तो अब आपको हम बताएं मईशत के हवाले से, बजट के हवाले से और इक्तिसादी रिपोर्ट के हवाले से कि क्या मईशत वाकई ट्रैक पर आ गई है या अहदाफ अभी भी दूर हैं। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट ने एक तरफ माशी बेहतरी की तस्वीर पेश की तो दूसरी जानिब कई अहम अहदाफ हासिल ना होने की हकीकत भी सामने आ गई है। और हुकूमत के मुताबिक मुल्क की मईशत ने 3.7% शरह नमू हासिल की। अच्छा, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये कह रहे हैं कि मईशत इस्तेहकाम की तरक्की की जानिब गामज़न है। ताहम इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल के लिए जो मुकर्ररा 4.2% शरह नमू का हदफ था वो तो हासिल नहीं हुआ। इसके बावजूद मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुका है और फ़ीकस आमदनी और IT बरामदात, तरसीलात ज़र एंड दीगर शोबों में हम बेहतरी लेकर आए हैं और रिकॉर्ड बेहतरी रही है। अब ये जो नया बजट पेश किया जा रहा है इससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि इस आने वाले बजट में लोगों के लिए रिलीफ भी हो सकता है? और ख़ास करके जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तरक्की के लिए बात करते हैं, तो पाकिस्तान जो नए अहदाफ रखेगी उस तक पहुँचने के लिए भी कोई प्रैक्टिकलिटी नज़र आएगी या नहीं? चौधरी मोहम्मद अकबल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर माशियात हैं। चौधरी साहब, आपके वक्त के लिए सर पहले तो आई विल बी वेरी हमारे पिछले अहदाफ पूरे नहीं हुए थे, हाफ वे हमें पता था कि हमारे अहदाफ पूरे नहीं हो पाएंगे, बट देन हम एक वाइडर होराइजन में देखते हैं। पिछला साल इतना ज़्यादा हमारे लिए अचीवमेंट से भरपूर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बाइस भी नहीं रहा, हमारे अपने भी चैलेंजेस रहे हैं। तो आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? क्या इस तनाजुर में कि अपने अपने चैलेंजेस देखकर अपने टारगेट सेट करने चाहिए, या ये कि जितना अचीव कर लिया आफ्टर एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड ऑलरेडी हमने अच्छा किया? देखिए, अब तो हमें आदत हो गई है। पिछले 70-75 साल से मेरा नहीं ख्याल है कि कभी हमने कोई टारगेट्स को अचीव किया होगा या कोई बहुत अच्छी हमारी माशी परफॉर्मेंस रही होगी। और उसकी जो वजूहात हैं, ज़ाहिर है उसमें कोई हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, हिकमत अमली की कमी है, और जो बात की जाती है और जो आइडियाज़ और जो मनसूबाबंदी की जाती है उसके ऊपर पूरे तरीके से अमल दरामद नहीं किया जाता, और अगर किया भी जाता है तो मतलब कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कहूँ कि कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी एहसन इकबाल साहब ने फरमाया था कि जी हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाह रहे हैं। जी तो एक तरफ आप कहें कि जी हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और दूसरी तरफ आप कंपेटिटिव ही ना हो इंटरनेशनल मार्केट में, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये मतलब मेरी समझ से तो बाहर है कि टैक्स के रेट्स आपने बढ़ाए हुए हैं, बिजली का टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में महंगी बिजली है। उसके बाद फिर आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो कोई खातिर ख्वाह उसमें इजाफा नहीं हो रहा। ख़ास तौर पे हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बड़ा बैडली इससे जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो हाउ यू विल अचीव द एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ? मादत अच्छा, उसके बाद जो बेहतरी आई है, अगर मैं थोड़ा सा जी। बात करूं तो उसमें हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने रिमार्केबली परफॉर्म। आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 4.5 बिलियन का जो क्लेम किया जा रहा है, वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन तो $5 बिलियन तक की थी, लेकिन यट जो है ना $4.5 बिलियन तक बढ़ी है। और इन्होंने जो जो हमारा सर्विसेज का ट्रेड डेफिसिट है $2 बिलियन का, उसको थोड़ा सा कम रखने में मदद की है। अदरवाइज हम मर्चेंटाइज में या गुड्स में तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ही है तकरीबन $35 अरब का, लेकिन सर्विसेज में भी जो है वो हम नेट अगर देखा जाए तो हम सर्विसेज भी इंपोर्ट करते हैं। यानी एक 25 करोड़ की आबादी का मुल्क खिदमात के शोबे में भी अनफॉर्चुनेटली जो है वो सर्विसेज को इम्पोर्टर नेट जो है वो इम्पोर्टर होता है तकरीबन $2 बिलियन का, उसमें भी खसारा है। और इसी तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के फिगर्स को देखा जाए तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ जो क्लेम किया जा रहा है, या दीगर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, सर्विसेज की बात की जाए, उसमें जो ग्रोथ क्लेम की जा रही है वो एक दूसरे से मैच नहीं करती। तो लगता यही है कि चीज़ों को थोड़ा सा एक अच्छी पिक्चर बना के और प्रेजेंट करके दिखाने की कोशिश की गई है। ऑन ग्राउंड अगर बात की जाए तो उसके जो असरात हैं वो आम पब्लिक में भी नजर नहीं आते, ना ही जो है वो कोई मनसूबाबंदी या दो चीजें हैं चौधरी साहब। एक मुझे ये बताइएगा, व्हेन वी से कि हमने आईटी में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है, हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बेटर हुई हैं, इज इट बिकॉज ये गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन से हुई है? बिकॉज एज ऑफ आई रिमेंबर लास्ट बजट पर जो आईटी सेक्टर थे उसकी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि भाई हमें उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा होता,
और जो आईटी पर बाहर हमारी एक्सपोर्ट्स भी हैं लेट्स से, उसमें भी सारा का सारा जो मेहनत है वो या तो स्किल वर्कर का होता है, काम करने वाले शख्स का होता है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटेशन नहीं है। दुनिया बदल रही है, आपके आईटी में बच्चे पढ़ाई हासिल करते हैं और फिर ऑब्वियसली वो या तो बाहर जाएंगे या यहाँ से सर्विसेज बाहर प्रोवाइड करें। सो उसमें गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन क्या रही है? देखें, गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन की अगर मैं बात करूं ना, तो आईटी में जो इंटरनेट पिछले साल आपने देखा, उसमें जो है ना मुसलसल प्रॉब्लम्स आते रहे, ठीक है ना। अभी चंद महीनों से अगर मैं कहूँ कि 2026 में थोड़ी सी उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, 5G जो इंट्रोड्यूस किया है उससे इम्पैक्ट तो आया है, लेकिन अगेन जो कंप्यूटर से रिलेटेड सप्लाईज हैं, आईटी है, उसमें मोबाइल एसेसरीज हैं, तो उसके ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत हुकूमत ने जो रिलैक्सेशन दी है उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर आया है। बट हैविंग सेड दिस, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्टिल पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा हैं, बट दीज आर नॉट मतलब कोई आइडियल किस्म की नहीं है। हमारे बराबर में जो इंडिया बैठा हुआ है उसकी आबादी हमारे से 5 गुना ज्यादा है, और तो इस हिसाब से उसकी, अगर हमारे हिसाब से देखें तो उसकी 15-20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए, लेकिन उसकी एक्सपोर्ट्स हमसे 20 गुना जो है वो ज्यादा है। तो ये परफॉर्मेंस का जो एक गैप आ रहा है वो बहरहाल अपनी जगह है, और उसकी जिम्मेदारी ज़ाहिर है हुकूमत वक्त को लेनी होगी कि वो प्रॉपरली जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड, या प्रॉपरली जो हमें रिसोर्सेज चाहिए या हमारे नौजवानों को वो रिसोर्सेज नहीं उनको प्रोवाइड की जाए। अदरवाइज हमारे पास जो देखा जाए तो नॉट ओनली इन आईटी सर्विसेज बल्कि फाइनेंस के हमारे पास अच्छे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, जिसमें ऑडिट की सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग की सर्विसेज हैं, जो ना सिर्फ ये कि बाहर जाके सर्विसेज दे रहे थे, आजकल तो ऑनलाइन का दौर है, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन इसमें काफी काम हो रहा है, और बच्चे इसमें काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसमें अगर बिल्कुल। थोड़ा सा हुकूमत तवज्जो दे दे, चौधरी अकमल फैसिलिटेट कर साहब, मुझे आपसे ये जानना था कि कल जब हम लोग रिपोर्ट देख रहे थे, इक़्तिसादी रिपोर्ट जब पेश की गई, उसमें हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ के हवाले से मसाइल हैं, टैक्स कलेक्शन के हवाले से मसाइल हैं, जो हदफ कभी पूरा नहीं हुआ। आपने पहले भी कहा कि 70-75 साल में कभी हदफ पूरा नहीं हुआ। तरसीलात ज़र के हवाले से जो बताया गया कि तरसीलात ज़र में कुछ इम्प्रूवमेंट देखी गई है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है या उन लोगों का रोल भी है जो पाकिस्तान से छोड़ के जा चुके हैं और जॉब्स के लिए दूसरे मुल्कों में चले गए और फिर वो पैसे वापस घर भेजते हैं, तो हम कहते हैं कि तरसीलात ज़र में इजाफा हो चुका है? मैं जनाब, अपने जब भी तरसीलात ज़र की बात आती है और कोई भी इस किस्म का किसी भी जगह पे मुझसे सवाल होता है ना, तो मैं तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सलूट करता हूँ, क्योंकि अगर आज हम डिफ़ॉल्ट से बचे हुए हैं, आज अगर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो कंपैरेटिवली मुस्तहकम है, हमारी अगर जो फॉरेन एक्सचेंज है या डॉलर का रेट है और रुपी स्टेबल है, तो वो इन्हीं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की बैरून मिन्नत है। और ये वो चीज़ है जिसमें कमी नहीं आई। हमारी एक्सपोर्ट्स में कमी आ गई है, हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, ट्रेड डेफिसिट में इजाफा हुआ है, लेकिन रेमिटेंसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली हमारी जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं, जो पिछले चंद एक सालों में 30 बिलियन डॉलर की थी, इस मरतबा उम्मीद की जा रही है कि वो 42 बिलियन डॉलर तक जो है वो पहुंच जाएंगी, यानी 12 अरब डॉलर का इसमें जो है वो इजाफा हुआ है। तो उसमें एक दो चीज़ें अगेन मैं ये कहूँगा कि पहले हमारे यहाँ हुंडी हवाले का सिस्टम, इफ़ यू रिकॉल, तो वो बहुत ज़्यादा था, तो उस सिस्टम को ऑनलाइन करने में और ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है या दीगर जो क्विक सर्विसेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, तो उसके बाद ये चैनलाइज हुई हैं। इससे पहले वो जो है वो अनऑफिशियली आ रही थी, अब वो ऑफिशियली आई हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उसकी वजह से भी इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। ठीक है, इससे हमें वक्ती तौर के ऊपर एक जो फर्स्ट एड मिलनी होती है, ये एनर्जी मिलनी होती है, वो तो मिल रही है, बट लॉन्ग टर्म अगर हम इसके ऊपर सर्वाइव करेंगे तो ये मेरे ख्याल में कोई मुनासिब नहीं होगा। हमें बहरहाल अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देनी होगी कि हमारे यहाँ पे जो मुल्क के अंदर लोग बैठे हैं वो भी तो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके बाहर भेजें, ताकि उनसे ज़र मुबादला आए। ये चीज़ जो है ना, अगर देखा जाए इन लॉन्ग रन, अगर रेमिटेंसेस का इसी तरीके से ट्रेंड रहा तो ठीक है, एक अरसे एक टाइम तक ये ऊपर को जाएंगी, लेकिन उसके बाद जो है इसका डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होगा, तो उस वक्त जो है वो फिर हमारे पास कोई और जो है वो हल नहीं होगा, रादर देन कि हम जो है ना वो अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने के लिए अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, वरना फिर हमें वही कर्ज़ों के ऊपर इन्हिसार करना होगा। ऑलरेडी आपको पता है इस वक्त डेट ट्रैप में हम जो है वो फंसे हुए हैं, कर्जे और उनका सूद की अदायगियाँ हुकूमत के लिए भी मसला बनी हुई है, चाहे वो इंटरनल अदायगियाँ हो या एक्सटर्नल अदायगियाँ।
बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब। वी रियली होप कि ये बजट जो है आवाम के लिए कुछ रिलीफ लेकर इन द लॉन्गर रन एक्चुअली कुछ ऐसी पॉलिसीज हों जो बात हम करते हैं कि एक्सपोर्ट लेड हमारा बजट होना चाहिए, हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, वो इस बार वाकई होगी या नहीं आज पता चल जाएगा। आज बजट पेश किया जाना है। वेल इसके साथ ही ले रहे एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब हम आपको बताएंगे वेदर के हवाले से, और मौसम की जो सख्ती है वो काफ़ी है, और कराची से लेकर कश्मीर तक हर जगह गर्मी है और गर्मी के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, कभी महकमा मौसमियात, कभी NDMA। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है, लेकिन पंजाब के कुछ इलाकों में बारिशें भी हुई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया, और रेस्क्यू इदारों और ज़िले इंतज़ामिया को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत भी की। ऐसे में ये जो बदलता हुआ मौसम है ये पाकिस्तान को किस तौर से अफेक्ट कर रहा है, और पाकिस्तान इसको यानी जो क्लाइमेट चेंज है इसको कर्ब करने के लिए जो इकदाम उठा रहा है, क्या वो इनफ है या नहीं, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात। डॉक्टर मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल हमारी माशी हमारी इक़्तिसादी रिपोर्ट सामने आई, और मईशत में हमने बहुत सारे अहदाफ जहाँ नहीं हासिल किए वहाँ पर हमने ये भी देखा कि हमने क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ अपने अहदाफ रखे थे, हम वो भी अचीव नहीं कर पाए हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि हम हर बार ये बात तो करते हैं कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहा है, लेकिन एज एन एग्जाम्पल हम खुद रोल मॉडल के तौर पर अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे। अभी भी हमारे अगर अहदाफ मीट नहीं हो पा रहे तो उसके पीछे क्या वजूहात लगती हैं डॉक्टर साहिबा आपको? मैं पिछले कोई 3 इकोनॉमिक सर्वे किया, मैं एनालिसिस कर रही थी तकरीबन 2022 के बाद से, कि सैलाबों के बाद हमारा क्या ये क्लाइमेट की स्टेट क्या रही है। तो जो क्लाइमेट में जो बजट एलोकेशन है वो 9 बिलियन रुपए से तकरीबन 2.8 बिलियन पे आ चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारी एलोकेशन जो है वो कम हो रही है। हालांकि पिछले फिस्कल ईयर में हमने टैगिंग की, लेकिन वो टैगिंग क्या है कि हम मुख्तलिफ हेड्स को ना सिर्फ नाम दे रहे हैं कि ये क्लाइमेट के हेड में आ रहा है, ये क्लाइमेट के हेड में आ रहा है। इसकी एक और मिसाल है, अब आप देखें हमारी तरजीहात का क्या वो सिस्टम है कि पाकिस्तान की क्लाइमेट में तरजीह नेशनल अडेप्टेशन प्लान है कि हमने अडेप्टेशन करनी है सैलाबों से, ज़राअत में, पानी को के हवाले से एटसेट्रा। अडेप्टेशन में पिछले साल बजट था कोई 84 बिलियन रुपए, और पिछले साल मिटिगेशन में बजट था 603 बिलियन रुपए। तो आप तो जो तरजीह है नेशनल उसी को प्रॉपर टैग नहीं कर रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो मिटिगेशन के हेडर में जिसमें आपके ये रिन्यूएबल एनर्जी या साफ तवानाई आनी चाहिए, उसमें हम मेजर चंक जो है वो बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में डाल के तो उसको हम मिटिगेशन कह रहे हैं। तो दिस इज रॉन्ग। मिटिगेशन का इस तरह से आप नहीं करते, ये अलग अलग डिवीजन होती है स्टोरेज और वाटर और इन चीजों की। एनीवेज ये हमारी तरजीह थी, एलोकेशन कम हो गई, और फिर इक्तिसादी उसमें रिपोर्ट में ये बताया गया कि हमें 822 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ पिछले साल सैलाबों की वजह से, और पिछला साल 65 सालों में सेकंड नंबर पे सबसे गर्म तरीन साल रिकॉर्ड हुआ, और अबव नॉर्मल बारिशों की वजह से। लेकिन एक डेडिकेटेड चैप्टर हमने क्लाइमेट को दिया और हम उस पर बात कर रहे हैं कि ये नुकसानात हुए और 4 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए और इतने लोग मर गए, लेकिन और हम एग्री कर रहे हैं कि ये नुकसान मैक्रो इकोनॉमिकली हमें हुआ है, ग्रोथ पे इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन उस चैप्टर के बाद हम बाकी सेक्टर्स में क्लाइमेट को लिंक ही नहीं कर रहे। बताएं शदीद गर्मी से आपके एग्रीकल्चर को क्या नुकसान हुआ। हमने बता तो दिया कि कॉटन की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर गई, वैसे कैश क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वीट और ये राइस और शुगर केन, लेकिन कॉटन की प्रोडक्टिविटी क्यों डिक्लाइन कर रही है? पता ही नहीं है। क्लाइमेट हीट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है? वाटर की स्कार्सिटी होगी, पानी कम हो गया, किल्लत हो गई, तो रबी खरीफ क्रॉप्स को पानी किस तरह से दिया गया, क्यों उसकी प्रोडक्शन कम हो गई? ये क्रॉस सेक्टोरल हमने देखा ही नहीं। तो जब तक हम मान तो रहे हैं कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इशू है क्लाइमेट चेंज, लेकिन हम अभी भी उसी आउटडेटेड इकोनॉमिक सर्वे में फंसे हुए हैं कि एक चैप्टर में लिख दिया क्लाइमेट, हमने अच्छे अच्छे काम किए, टेक्सोनॉमी लाए, एनडीसीज बनाए, एडेप्टेशन की, लेकिन हमने ग्रोथ में उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज ही नहीं किया कि माइग्रेशन कितनी हुई, लोग गर्मी की शिद्दत से कितने मरे, उसकी वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी में कितना नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या नुकसान हो रहा है। सो दिस इज मिसिंग लेंस जो आई एम श्योर आज के बजट पे भी हमें नजर आएगा। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि 800 बिलियन से ज़्यादा का हमारा नुकसान हुआ,
वज़ीर मौसूफ ने भी कल इसी तरह की कुछ बातें की। तो ये बताइएगा कि अगर जिस बजट की आप बात कर रही हैं कि वो 900 प्लस था, वो अगर हम लोग रखते तो क्या ये बेहतर होता, और आइंदा अगर जो आने वाला जो साल है क्या उसमें हम तवक्को कर सकते हैं कि हमारा बजट जो है वो ज़्यादा रखा जाएगा? क्योंकि 75% अगर बजट हम कम कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जुल्म किया। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि उस रिपोर्ट में, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में 822 बिलियन का मतलब है लगभग 1 ट्रिलियन के करीब नुकसानात हैं। अगर आप इसमें सोशल नुकसानात भी काउंट करना शुरू कर दें तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रिलियन। बजट कम करने का मसला ये हुआ कि बजट पहले एलोकेट तो होता था, लेकिन वो बजट सिर्फ एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग की हद तक है। उस बजट से जैसे हम बाकी हेडर्स में फिर भी देख लेते हैं कि इस एनर्जी में ये आउटकम आया, एग्रीकल्चर में ये क्लाइमेट स्पेंडिंग का आउटकम क्या आया ये हम नहीं देख रहे। या मिसाल के तौर पे पहले 2023 में बजट क्लाइमेट चेंज डिवीजन, फिर उसके बाद मिनिस्ट्रीज को एलोकेट होना शुरू हुआ। अभी पिछले साल से टैगिंग हुई है, तो टैगिंग के बाद तो आउटकम को मेजर करना बहुत आसान होना चाहिए था कि आपको पता है किस किस हेडर में 5000 सेंटर आपने एलोकेट कर दिए, तो मेजर करना तो बहुत आसान है। जिस सेंटर को जितने पैसे दिए उससे इतना पैसा स्पेंड करने से आउटकम क्या आया वो हम नहीं कर रहे। तो कम होना तो बहुत बड़ा जुल्म है ही, और टैगिंग से हम सॉर्ट ऑफ ग्रीन वॉश भी कर रहे हैं कि देखिए हमने तो टैग कर लिया, लेकिन जहां आउटकम नजर नहीं आ रहा तो उसका नुकसान है। और एक और दूसरा फैक्टर ये है कि हम सिर्फ सैलाबों से होने वाले नुकसानात गिन रहे हैं, शदीद गर्मी का कोई नुकसान हमने ऐड ही नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा फ्लॉड है इकोनॉमिक सर्वे क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में। राइट। और मरियम, हमारे पास ज़ैनब 30 सेकेंड्स हैं कि जो टेलर्स के, ये तो हमने अडेप्टेशन की बात कर ली है ना, ये कब हम सोचेंगे कि भाई हम इस वेदर को क्या रिवर्स कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम धड़ाधड़ अपने दरख्त अपर एरियाज में काट रहे हैं एंड सो ऑन, उसके लिए क्या किया हमने? देखिए उसके लिए हम लोगों ने 2-3 मेजर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स की फंडिंग आई है बाहर से, उस पर हमने कह दिया हम शजरकारी वगैरह वो सारा चल रही है, प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा बहुत। नेशनल लेवल पे इसकी गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आई, तो ये जो भी कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट हुई है वो गलत कह रहे हैं। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। पिछले साल से अब तक का देख ले दरख्तों का क्या हाल है, एक कटाई, दूसरा पाम के दरख्त मुसलसल लग रहे हैं। तो ये गलती पे गलती करे। 1960 में पेपर मलबेरी की गलती की इस्लामाबाद में, अब हम पाम लगाए जा रहे हैं पोटोहार के पूरे खित्ते में। तो दिस इज वेयर वी आर डूइंग रॉन्ग। कैपेसिटीज की कमी है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की कमी है डिपार्टमेंट्स में, जिनको पता ही नहीं है कि इसको कैसे वो करना है। तो यहाँ काम करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनब फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये बहुत हुकूमत इस तरह से भी देखे कि अडेप्टेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हम धड़ाधड़ दरख्त काट रहे हैं और सही से पैसे लगा कर देख नहीं रहे कि उस पैसे से हमें क्या आउटकम मिल रहा है, उसके नतीजे पाकिस्तान को नहीं मिल पाएंगे, तो इस पैसे को स्पेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वेल, इसके साथ ही हम ले रहे हैं ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब आपको बताएंगे कराची में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर एक बार फिर शहरियों के लिए बड़ा मसला बन चुका है। सरकारी तौर पर गैस की फराहमी की औकात मुकर्ररा है, लेकिन मुतादिद इलाकों में मकीनों का कहना है कि न सिर्फ लोड शेडिंग हो रही है बल्कि शेड्यूल पर भी अमल नहीं और किया जा इसमें रहा। सबसे बड़ा जुल्म ये है कि ये जो धोखा दिया जा रहा है लोगों को, नई पाइपलाइनें डालने के चक्कर में, नई पाइपलाइन के बाद जो थोड़ी बहुत रही सही गैस आती है वो भी गायब हो जाती है। कफील से जानते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें डिटेल्स देंगे। कफील, बताइएगा, एक तो नई लोड शेडिंग के औकातकार आए थे, अब उसमें भी गैस नहीं मिल रहा लोगों को। देखिए, कराची वालों के मसाइल कभी ना ख़त्म होने का जो है वो सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं भिटाई कॉलोनी से रिपीट तमाम बच्चियाँ, ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, और ये क्यों मौजूद हैं इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आप यहाँ क्यों मौजूद हैं और क्या मसला है गैस का? मसला ये है कि गैस नहीं आ रही, काफ़ी दिन हो गए हैं, अरसा हो गया है, 6 महीने से गैस नहीं आ रही। बिजली गैस के बिल भरे चले जा रहे हैं, गैस नहीं आ रही। गैस नहीं आ रही, फिर भी बिल जो है वो आप जमा करा रही हैं? बिल्कुल बिल है हमारे पास, हम जमा करा रहे हैं बिल, बिल्कुल। तो क्या बाहर से मंगा रही हैं? अम्मा जी क्या कर रही हैं? हम बाहर से खाना मंगवाते हैं और उसके बाद सिलेंडर डलवाते हैं। सिलेंडर भी इतना महंगा है, 400 रुपये किलो है, तो कितना भाई डलवाएं हम? तो हमें बताएं हम क्या करें। तो गैस किराए का घर है हमारा, हम गैस डलवाएं, है ना, बिजली का बिल भरें। आप बताएं, अब हम बताएं क्या करें? बिजली के बिल दें, क्या क्या करें? इतने बड़े बड़े बिजली के बिल, इतने बड़े बड़े गैस के बिल,
गरीब आवाम तो मर अम्मा जी क्या कहेंगी, कब से नहीं आ रही गैस? बेटा मेरा मीटर 3 महीने का मैं नहीं भरा, मेरा मीटर कट ये अम्मा जी ने भरा नहीं, दूसरा ने यहाँ कुछ जो है वो कुछ लोग मौजूद हैं जो कि बिल लेकर आए मेरे पास, क्या कहेंगे आप? ये हम तो इन लोग ने एक टाइमिंग दी हुई है कि इस टाइम तक गैस आएगी और इस टाइम तक बंद हो जाएगी, और उस टाइम पर भी नहीं आती? उस टाइम पे भी गैस नहीं आ रही है। और ये लोग बिल इतने ज़्यादा बेचते हैं कि बिल आप देख लो, ये 24 हज़ार रुपये बिल बेचते हैं। ये साहब बिल मेरे साथ लेकर आए, ये देखें ये बिल, अगर थोड़ा क्लोज कर लें कैमरामैन दानिश शकील तो दिखाएं कि बिल कितना है। अच्छा फिर क्या बात हुई आपकी, कोई बात हुई? हमने इतनी कंप्लेनें की है, गैस ऑफिस गए है, मगर हमारे मसाइल सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं है। हमारी बिल्कुल गैस नहीं आ रही, तो सिलेंडर हम भरवा के थक गए। ये गरीब बंदा क्या करेगा, घर का किराया बढ़ेगा, बिजली के बिल बढ़ेगा, गैस के बिल बढ़ेगा, उसके बावजूद भी मतलब गैस नहीं आती है। गैस नहीं आ रही है, जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली भी जो है वो गैस फराम नहीं की जा रही है और बिल जो है वो हर महीने आ रहे हैं। अभी आपने सुन ली ख़वातीन की बात कि वो कितना परेशान है, सिलेंडर भरवा रहे हैं और LPG गैस जो है वो इस वक्त 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है इस वक्त दी जा रही है आवाम को। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जो कराची के शहरी झेल रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो बुनियादी सहूलतें हैं खुदारा उनकी फरहमी को यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है कफील। तारिक, हमने कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट शाया की थी कि कराची वालों में दिल के अमराज इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं, तो अब हम, क्योंकि उसका पहला रीज़न ये था कि जी कराची वाले अनहेल्दी डाइट खाते हैं, तो ये जो अनहेल्दी डाइट है वो आप तब खाते हैं जब आपके घर में गैस नहीं आ रहा होता और आप बाहर से खाने पका के खा रहे होते हैं, फिर आपका बजट आउट हो जाता है, और फिर जब आपका बजट आउट होता है तो उसकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस है, तो दैट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज। वेल, एक्चुअल वजह क्या है गैस की लोड शेडिंग की, जानते सलमान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं सुई सदन गैस कंपनी के। सर सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कराची में गैस की फराहमी का जो शेड्यूल जारी किया गया है उस पर मुकम्मल अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा, क्या वजूहत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो आपके भी इल्म में है कि खलीजी खित्ते में जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल के बाइस तवानाई का एक गैर मामूली बहरान तो जन्म ले चुका है ना। इब्तदा में तो RLNG की फरहमी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गई थी, लेकिन जब अभी भी देखे जाए तो इसकी फरहमी जो है वो गैर मुस्तकिल बुनियादों पर ही हो रही है ना। इस बैनुल-अक़वामी मसले के तनाजुर में गैस लोड मैनेजमेंट दोनों सुई कंपनियों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। इस शदीद गर्मी, हीट वेव और आबनाए हरमस की बंदिश के बायस ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ख़दशात ने बिजली और खाद के शोबों की अहमियत को भी मज़ीद उजागर कर दिया है। इसीलिए गैस की फराहमी रोज़ाना 3 दफ़ा खाने के औकात के दौरान यकीनी बनाई जा रही है। देखिए, इन औकात में मामूली फ़र्क की वजह से ये है कि गैस वाल्व को खोलने के बाद गैस को मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँचने में कुछ वक्त तो दरकार होता है, क्योंकि गैस की बंदिश की औकात कार के दौरान लाइन पैक जो है हमारा है वो मज़ीद कम हो जाता है। यहाँ मैं इस अमर की भी याद दहानी आपको कराऊँ कि गैस के ज़खायर की मजमूई पैदावार में सालाना तौर पे 8 से 10% तक कमी वाक़ होती है, जिसकी वजह से गैस फराहमी के शेड्यूल के ऐन मुताबिक अमल दरामद एक चैलेंज बन जाता है। सुई सदरन की इंतज़ामिया अपने सारिफीन को दरपेश मुश्किलात को कम से कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करती रहती है और हमारी टीमें 24 घंटे सारिफीन की शिकायत और कॉल्स पर फौरी अमल दरामद करती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि गैस की नई लाइनें और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया, इस पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए, इसके बावजूद भी प्रेशर में बेहतरी नहीं आई, तो क्या गर्मियों में भी गैस की किल्लत है या तरसीली निज़ाम में तकनीकी खराबियों के बायस सारिफीन को गैस नहीं मिल रही? जी देखिए, ये बात तो सबने वाज़े तौर पे महसूस की थी कि सुई सदरन की जानिब से जब हमने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़े पैमाने पे अपग्रेडेशन की थी तो उसके बाद गैस की फराहमी और प्रेशर दोनों में नुमाया बेहतरी आई थी। मौजूदा हालात एक हंगामी नौयत की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुके हैं, जिसके पेश नज़र कौमी इस्तेहकाम के वसी तर एजेंडे से हम आहंग रहते हुए गैस लोड को उसी मुनासबत से मुनज़्ज़म किया जा रहा है। एब्सोल्युटली, ये सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन सर मसला ये है कि घरेलू सारिफीन ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि सनतों को दे दिया जाता है और कमर्शियल सेक्टर को दे दिया जाता है, लेकिन घरों में गैस नहीं आती, तो बिल तो वो भी अदा कर रहे हैं। इस हकीकत क्या है वैसे इसके पीछे? जी देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मौजूदा मुश्किल हालात में सुई सदरन कौमी इस्तेहकाम के लिए एक अहम किरदार अदा कर रही है, जिसके तहत ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि मईशत और सनत के तमाम अहम शोबों की ज़रूरियात को हम मुनासिब अंदाज में पूरा कर सकें। सुई सदरन की इंतज़ामिया अपने सारिफीन की शिकायत और मसाइल के फ़ौरन हल के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है और सारिफीन की हम शिकायत के अज़ाले के लिए हमारा अमला जो है
वो 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन खिदमत अंजाम देता है और मौसूल होने वाली तमाम शिकायत को हम बर वक्त हल भी करते हैं। हमारा इदारा जो है वो दस्तियाब वसाइल के बावजूद तमाम शोबों की गैर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शब और रोज़ कोशा रहता है। ऐसे वक्त में बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त के लिए। इट्स रियली अलार्मिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल जहाँ लोगों के घरों में गैस नहीं, उनको मुश्किलात का सामना। लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद वेलकम बैक। अब बात करने जा रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं कि आज रात कुछ बड़ा ज़बरदस्त हमला हम ईरान पर करने जा रहे हैं और फिर वो बैक ऑफ कर जाते हैं और हमला नहीं करते, इस सब के पीछे पूरी रात सब ये हैरान रहते हैं कि आया ये हमला कितना ज़्यादा ना सिर्फ ईरान को बल्कि मईशत को नुकसान पहुंचाएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि उनके ऑयल रिजर्व्स पर हमला किया जाएगा। अच्छा, अमेरिकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ ईरान पर हमलों की धमकी दी थी, लेकिन रात गए ट्रंप ने एक और यू टर्न ले लिया और हमले ना करने का ऐलान किया है। ईरान से मुआहदे के करीब पहुँचने का दावा भी किया। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ हामिद अल-मशरकी साहब मौजूद हैं। आप एक्सपर्ट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल सिचुएशन इस वक्त जो हो रही है, ख़ास करके इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल बनती चली जा रही है। हामिद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए भी। सर, हम तो देख रहे थे कि ट्रंप की जानिब से एक और धमकी आई है और जो गुज़श्ता हमला किया गया था ईरान के ऊपर, उसके बाद सब डरे हुए भी थे कि अब ये हमला कितना बड़ा हो सकता है और ऑयल रिजर्व्स पर ये हमला किस तरह से पूरी दुनिया पर असर डालेगा। बट देन ही बैक्ड ऑफ। ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ है, मेरे ख्याल में तीसरी धमकी वापस ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। बिल्कुल सादिया सूरत हाल ये है कि खुद सदर ट्रंप को शायद अंदाज़ा नहीं है और समझ नहीं आ रही है कि सूरत हाल जो है वो हर हालत में मुआहदे ही की मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचेगी और मुआहदा जो है वो नागुज़ीर है। और अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि डरा धमका कर और ज़बरदस्ती और धौंस के साथ कोई मुआहदा ईरान पर मुसल्लत कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ ये उनकी गलती है और इसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बार बार आपको हम जो बात करते रहे हैं पिछले दिनों भी, वो ये है कि स्पॉइलर इसराइल का इन्फ्लुएंस जो है वो हर जगह नजर आ रहा है। उसका नतीजे में आप देखिए कि सदर ट्रंप ने लेकिन ऐसे में सवाल ये पैदा होता है और मे बी द लॉट ऑफ पीपल जो ये सवाल शायद इनको अच्छा नहीं लगेगा। हम देख रहे हैं कि मुसलसल ईरान की जानिब से मज़ाहमत की जा रही है और ईरान पर जिस तरह से ये जंग मुसल्लत की गई और जिस तौर से इसराइल इसमें स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, और फिर हमने ये देखा कि इसराइल यूएस प्लेड एट द हैंड ऑफ इसराइल और बड़ा नुकसान हुआ। और सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो पूरी दुनिया इस वक्त सफर कर रही है। आपने हरमुज बांधा है, आपने हरमुज पर अमेरिका के बेशुमार कोशिशों और दावों के बावजूद पूरी दुनिया ने देखा है कि ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। अभी तक ईरान जिस बहरी जहाज को चाहता है उसको गुजरने देता है, जिसको नहीं चाहता वो रुक जाता है। और अमेरिका की जो नाकाबंदी है उससे आगे वो जलती पर तेल का काम कर रही है, वो सूरत हाल को और ख़राब कर देती है। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका को और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये समझना होगा कि ईरान जो है वो बार बार ये बात कर रहा है कि अगर ज़बरदस्ती का मुआहदा किया जाता है, अगर बुनियादी तौर पर जो पॉइंट्स एग्री होते हैं, फिर इन दी एंड उसके ऊपर कोई ना कोई तब्दीली की बात कर दी जाती है, चाहे वो ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियों के हवाले से हो जो कि मजीद लगाई जा रही हैं, चाहे वो ईरान आपने हरमुज पर अमान और ईरान के मुश्तरका कंट्रोल के हवाले से हो जिसको ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की जा रही है, या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से हो जिसके ऊपर बार बार जी। लेकिन सवाल होता है हामिद साहब, एंड आई एम गोइंग टू से दैट अगेन इफ यू कैन हेयर मी ऑन दिस, कि ट्रंप के पास क्या है लूज करने को एट दिस पॉइंट इन टाइम। हम बार बार ये बात करते हैं कि अब यूएसए उस सिचुएशन में आ खड़ा हुआ है जहां लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बंधे हुए हैं। उनको अपना पॉलिटिकल करियर भी देखना है, उन्हें अगले अपने चंद साल यूएसए में भी देखने हैं, उन्हें इस जंग का कोई नतीजा भी निकालना है, और वो थोड़ा सा प्रेशर ऐसा लगता है जैसे बिल्ड करके कुछ गेन करना चाहते हैं लेकिन गेन नहीं करते, यू टर्न हासिल कर लेते हैं। सो यू थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथ वाकई ही टाइड हैं या वो किसी एक्सट्रीम की तरफ जा सकते हैं इवेंचुअली रिजल्ट मिले उन्हें? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बंधे हुए हैं? मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा जो है वो यहूदी लॉबी के ज़ेरे असर हैं। उनकी कैबिनेट के अंदर भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा जूइश लॉबी का इन्फ्लुएंस है, चाहे वो पीट हेग्सेट हो, स्टीव विटकॉफ हो, उसके बाद जेरेड किशनर हो।
तो आप देखिए ना कि जेडी वैंस अब बहुत ज़्यादा सामने नज़र नहीं आ रहे हैं, जो कि बड़े बैलेंस या मोतदिल किस्म के मुआहदे की तरफ थे, जो कि एंटी एक तरह से जूइश लॉबी हैं, जो कि समझते हैं कि अमेरिका का मुफाद ये है कि हर हालत में जंग ख़त्म हो। ये जो इन्फ्लेशन हो गई है, जो अमेरिका में महंगाई का तूफ़ान है, आप देखें डॉलर पेट्रो डॉलर की क्या सूरत हाल है, और उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा रिसेशन आ रहा है, उस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। जेडी वैन जी अच्छा, हामिद खान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अमेरिका क्या चाहता है कि वो इस जंग से निकल जाए, या कोई और वजह है कि सदर ट्रंप कभी हमले का कह देते हैं, कभी पीछे हटने का कह देते हैं? और मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इवेंचुअली जो फेस सेविंग अमेरिका को मिलनी चाहिए वो शायद इस डील की तरफ जाने से ही मिलेगी। अगर वो चाहता है वाकई कि उसको फेस सेविंग में मिल जाए और जिसको वो अपना विन करार दे दे, तो क्या वाकई वो इस विन को हासिल कर भी पाएंगे? आई मीन बार बार धमकियां दे के आपको लगता है कि कोई फेस सेविंग मिल सकती है डोनाल्ड ट्रंप को? जी बिल्कुल सादिया, बहुत मुश्किल है जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात नहीं समझेंगे कि ईरान ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है, ईरान ने रेजिस्टेंस शो की है। ये कह देना कि ईरान की मिलिट्री ख़त्म हो गई है, फ़िज़ाइया ख़त्म हो गई है, नेवी ख़त्म हो गई है, मेरा ख्याल है इस कह देने से इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। इन्होंने देखा कि अभी भी ईरान ने अमरीकी अड्डों पर भी हमला किया है, इसराइल के शहरों हैफा और तल अवीव पर भी हमला किया है। तो बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि धौं ज़बरदस्ती से आप जंग ख़त्म नहीं करवा सकते और ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान की पब्लिक का भी प्रेशर है, एक पॉलिटिकल प्रेशर है, ईरान की आवाम जो है वो डट गई है, ईरान ने एक तरह से फतह हासिल की है। तो मैदान जंग में जीती हुई जंग जो है वो एब्सोल्युटली। लेकिन इसने किस हद तक इसराइल और यूएस के रिलेशन को यूँ कह लें कि रिकंडीशन किया है, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसराइल के रिलेशन अब नहीं चाहते, यूएस नहीं चाहता और वहाँ की आवाम नहीं चाहती कि इसराइल के साथ रिलेशन को, इस तरह के रिलेशन को कंटिन्यू किया जाए। बट यू थिंक कि ये सिर्फ इस डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत तक ही रहेगा, या आगे चलकर भी आपको लगता है कि ये रिलेशन मजीद ख़राब हो जाएंगे? बिकॉज एक स्पॉइलर तो है ना बहरहाल पूरी सूरत हाल में। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। So you think कि आगे चलकर ये रिलेशनशिप बेटर हुए हैं यूएस के इसराइल के, जो कि एक थ्रेट रहेगा हमेशा ईरान के लिए, या फिर यहाँ पर भी कुछ ब्रेक आएगा? देखिए, बात ये कि अमेरिकन थिंक टैंक बड़े क्लैरिटी के साथ ये बात समझते हैं कि इस जंग की दलदल में अमेरिका को घसीटने वाला इसराइल तो कितनी है। ये जंग जो है वो वेरी अनपॉपुलर जंग है। अमेरिकी आवाम इसमें उस तरह अमेरिका के सदर के साथ नहीं है। पूरी दुनिया इसमें लाताल्लुकी का इजहार कर चुकी है। इसराइल की जो जेनोसाइड्स हैं, जो नस्ल कुशी है, वो पूरी दुनिया में अब उसके ऊपर तनकीद हो रही है और उसके ऊपर तहकीकात का मुतालबा हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में अगर अमेरिका खुद इसराइल से पीछे नहीं हटता है तो खुद अमेरिका को शदीद नुकसान होगा और अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिकन इकोनॉमी। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो वेरी मच हामिद साहब। मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आने वाले दिन की जो बात यू टर्न लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो वाकई ही क्या यू टर्न किसी डील की तरफ जा भी रहा है या नहीं जा रहा। यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब आपको बताएंगे आज के दिन के हवाले से कि बच्चों से मुशक्कत लेना सिर्फ एक समाजी मसला नहीं बल्कि इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। और इसी हवाले से हर साल 12 जून को दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का आलमी दिन मनाया जाता है और इस दिन का मकसद माशरे को इस तल्ख हकीकत की जाने मुतवज्जा करना होता है, ख़ास करके पाकिस्तान के लिए, कि हमारे मुल्क में कितनी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं और इसके नीचे यानी चाइल्ड लेबर की वजह से उन पर कितना जुल्म किया जाता है और कितने बच्चे स्कूलों से बाहर रहते हैं और उनको उनके राइट्स नहीं मिल पाते हैं। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत मनाए जाने वाले इस दिन का बुनियादी हदफ बच्चों की जबरी मुशक्क़त के मुकम्मल खात्मे के लिए
आलमी सतह पर शऊर को बेदार करना होता है और हुकूमतें, इदारों और मुआशरों को इसके हवाले से इकदाम करने का भी कहा जाता है। इसी पर बात करते खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर से, जो कि आज के दिन के हवाले से बच्चों से भी बात कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि हम ये दिन मना तो रहे हैं लेकिन हम कितना आगे आए हैं बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओवर टू यू खुर्रम। आज बिल्कुल दुनिया भर में आज बच्चों की आलमी दिन है और यकीनन इस वक्त जिस मकाम पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी जो अंडर एज बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, अपना कारोबार जो है वो कर रहे हैं, दूसरी जाने पर नौकरियाँ कर रहे हैं, अपना रोज़गार जो है वो कमा रहे हैं। यकीनन बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं, कितनी उम्र है इनकी। बेटा मुझे अपना नाम बताइएगा और आपकी कितनी उम्र है? अयान। अयान कितनी उम्र है? 16 साल। 16 साल की उम्र में आप कब से जो है आपने काम शुरू किया है? ये हो गए 2 साल हो गए काम करते। यानी 14 साल की उम्र से आप काम कर रहे हो। मुझे आप बताएं आपका क्या नाम है, कितनी उम्र है आपकी? आबद मेरा नाम है। कितनी उम्र है? 16 साल। 14 साल है। कितने अरसे से नौकरी कर रहे हो? कर रहा हूँ 10 साल से। 10 साल से कर रहे हो। 4 साल की उम्र में आपने ये काम शुरू कर दिया था? हाँ जी। मैकेनिक हो? नहीं, पेंचरों वाला। पेंचर लगाते हो। आपका दिल नहीं करता कि मैं घर रहा हूँ, गर्मी में आप बाहर खड़े हो, पेंचर लगा रहे हो और अभी आपकी उम्र भी नहीं है काम की, क्या मजबूरी है जो काम करने में मजबूर कर रही है? 10,000 रुपया किराया है मकान का, घर कमाने वाला भाई सारे कमाते ने, त्याते अस्सी भी आ गए हैं। दिल करता है पढ़न ते, पर मजबूरी है, काम ते आना पैंदा है। आपने बात सुनी है, हमारे साथ अंडर एज बच्चे जो मुशक्कत कर रहे हैं और अपने घर को पाल रहे हैं। यकीनन वो बच्चे हमारे साथ मौजूद थे जिनकी जानिब से बताया जा रहा है कि वो कितने अरसे से जो है वो काम धंधा कर रहे हैं और अपने घर के जो है लिए जो है वो रोज़गार कमा रहे हैं। यकीनन लाहौर की तमाम जो छोटी बड़ी मार्केट्स है वहाँ पर इस तरह अंडर एज बच्चे जो हैं वो कम उम्र बच्चे जो हैं वो पाए जाते हैं और रोज़गार कमा रहे हैं। दूसरी जानिब आज हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया जाना है और यकीनन उस बजट में अगर बच्चों के हवाले से जो अगर संजीदगी से सोचा जाए और बच्चों के लिए कुछ रकम जो है मुख्तस की जाए ताकि ये बच्चे पढ़ाई की तरफ राग़िब हों, ना कि इनका दिल करे कि ये जाकर जो है वो काम धंधा करें, रोज़गार की तलाश करें। यकीनन इन बच्चों से जब हमारी बात हुई है उनकी ख्वाहिश है दिल में कि वो अपनी तालीम हासिल करें, तालीम को मुकम्मल करें, लेकिन मजबूरी के तहत जो है वो ये कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यकीनन हुकूमत को जो है वो इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है। ठीक है खुर्रम, बहुत शुक्रिया। इसकी डिटेल्स हमारे साथ आपने शेयर की हैं और आपने बच्चों से ही बात की है और बच्चों के चेहरों से पता चल रहा था कि वो ये काम खुशी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर बच्चे की मजबूरी है जिसकी वजह से वो कमा रहा है। एंड आई से दैट अगेन कि जब आप चाइल्ड लेबर की बात करते हैं तो इन छोटे बच्चों पर जुल्म भी होता है और इनको आप उनके राइट से भी दूर रखते हैं। आसिया इसाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स पर काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त के लिए। इस वक्त अगर हम बात करें सिंध की तो सिंध में तकरीबन 17 से 19% बच्चा जो है वो चाइल्ड लेबर में है। पंजाब में तकरीबन 13 से 14% बच्चा जो है वो चाइल्ड लेबर कर रहा है। हमारी हुकूमत ने, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारी हुकूमतों ने इस चाइल्ड लेबर को कम करने में और इन बच्चों को उनके राइट्स दिलाने में सक्सेसफुली कितना रोल अदा किया है, अगर हम गुज़िश्ता 10 सालों की भी बात कर लें तो। जी थैंक यू वेरी मच टू वर्ल्ड न्यूज़ फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अगर गुज़िश्ता 10 सालों की बात की जाए तो अवेयरनेस मैं बिल्कुल कहूँगी कि बड़ी है, अवेयरनेस आई है। अलबत्ता जो ग्राउंड स्टेप्स करने की ज़रूरत थी उसमें, जिसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, उस पर कमी है, कमी बेशी है, जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आयरॉनिकली पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिसमें चाइल्ड लेबर, बच्चा मजदूरी बढ़ रही है, जबकि दुनिया के बाकी मुल्कों से बतदरीज कम हो रही है। तो अब देखने की ज़रूरत है कि जहाँ जिस मुल्क में स्ट्रॉन्ग लॉज मौजूद हैं वहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन के मद में क्या कर रही हैं। या मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ उम्र है चाइल्ड लेबर की, कहीं पे 14 साल है, कहीं पे 15 साल है, कहीं पे बढ़ा के 16 की गई है। तो इससे भी थोड़ी डिस्क्रिपेंसी आती है, लेकिन फिर एक हमें रीज़न ये भी दिया जाता है कि फिर इस सूरत हाल में गुर्बत बढ़ रही है तो बच्चे काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो एक तो बात ये है कि आज का दिन है रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर और आगे है फेयर प्ले टू चिल्ड्रन एंड डिसेंट वर्क फॉर यू। तो अगर आप बच्चों को कम उजरत पे मजदूरी पे लगा देंगे तो बड़ों का भी मुलाजमत का, उजरत का हक माना जाता है और फिर वही बच्चा इससे साल का शिकार होता है। आपको कई बच्चियां
कई शादियां हैं, कई और बच्चियां हैं जो कि आपको इसी तरह मारपीट के शिकार नजर आएंगी, किसी की जान मिलेगी, किसी का हाथ टूट गया, किसी की टांग टूट गई। तो गवर्नमेंट लेवल पे बहुत कुछ करने की अभी भी जरूरत है। सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव और स्पार्क के रिप्रेजेंटेटिव होने के हवाले से मैं ये एक्नॉलेज करती हूँ कि अवेयरनेस है। आज भी हम जो फोरम कर रहे हैं उसके गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स हैं, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये कि हमें इस सिलसिले में ज्यादा संजीदा काम की जरूरत है। अच्छा आसिया इसहाक साहिबा, मुझे आपसे ये जानना था कि कानून बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सेमिनार्स करती हैं, वॉक्स होती हैं, लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है, सबको पता होता है, दुकानदार को भी पता होता है कि मैं जिस बच्चे को अपने पास मुलाजमत पे रख रहा हूँ, मैं इसके साथ जुल्म कर रहा हूँ, इसके पढ़ने लिखने की उम्र, तो इस पे अमल दरामद कौन कराएगा? फिर इदारे भी बनाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, अमल दरामद कुछ नहीं होता इसमें। जी देखिए, अमल दरामद की मैं आपको बात बताती हूँ। सिविल सोसाइटी का काम है आवाज रेज करना। अमल दरामद कराएंगे आपके लेबर डिपार्टमेंट, अमल दरामद कराता है। चाइल्ड लेबर इंस्पेक्टर्स होते हैं। जो आपका बच्चा वर्कशॉप के किनारे काम कर रहा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है। तो जो अमल दरामद है वो ये डिपार्टमेंट्स कराएंगे, क्योंकि सिविल सोसाइटी का काम होता है आवाज रेज करना, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है और किसी एक इदारा दूसरे इदारे की हुदूद में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। We need to have more number of child laborers in Pakistan. We need to have more number of child labor inspectors in Pakistan जो कि ज्यादा इंस्पेक्शंस कर सकें, ज्यादा काम कर सकें। ये तो वो बच्चे हैं जो आपको शहरों में नजर आ जाते हैं, हम उन बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं जो कि भट्टों पे काम करते हैं, जो नजर नहीं आते, जो शहरों से दूर हैं। पंजाब में देख लें, आप सिंध में देख लें। तो ये यहाँ पे आपका बहुत ह्यूमन रिसोर्स की कमी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और ये कोई 5 साल या 10 साल या 15 साल प्लान नहीं होगा। इसके लिए जहद मुसलसल है, मुसलसल काम करेंगे, मुसलसल फॉलो अप किया जाएगा, तभी होगा। तो मेरी तरफ से सबके लिए मैसेज है कि सोसाइटी शुड कम टुगेदर। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी, उसमें सोसाइटी को साथ आने की जरूरत है, माशरे को साथ आने की जरूरत है। आप अपने घरों में कम उम्र बच्चों को ना एम्प्लॉय करें चंद रुपए बचाने के लिए। तो मेरी तो एक बहुत हम्बल आपके फोरम से सजेशन है और गुजारिश है। राइट और मेरे ख्याल में हमें इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालने की ज़रूरत है मैम, कि सिर्फ इन बच्चों को कम सैलरी की वजह से नहीं रख लिया जाता, इनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है, इन्हें इमोशनली अब्यूज़ किया जाता है, इन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। सो आई थिंक इसके लिए भी एक खास मैसेज होना चाहिए आज के दिन के लिए। देखिए, बच्चों से कम उजरत पे रखा जाता है, जैसे मैंने कहा कि तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कभी एक शाजिया केस आ जाएगी, कल को आपको एक और केस मिल जाएगा। लेकिन ये कि इस पे जो आपके फोर्स लेबर स्टेटिस्टिक्स की अगर आप बात करते हैं तो ये तमाम उसके अंडर आते हैं, जो आईलो कन्वेंशन में आता है, जिसपे आपकी राइट टू मोबिलिटी बंद होती है, आपको मिलने जुलने की इजाजत नहीं होती। इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं जो कि हमारे सामने आते हैं। आप घर वालों से नहीं मिल सकते, एक एजेंट के थ्रू एक बच्चे को कहीं पे रखवाया जा रहा है, आपको खुद नहीं पता आपका बच्चा किस सूरत हाल का शिकार है। और मैं सिर्फ चाइल्ड लेबर के ऊपर बात नहीं करना चाह रही यहाँ पे, जो कि सिर्फ घरों के अंदर है, मैं ओवरऑल चाइल्ड लेबर को एड्रेस करना चाहती हूँ। सो इसके ऊपर एक मतलब अच्छा है कि मैकेनिज्म्स बनाए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है। हम भी अभी बैठ के एडवोकेसी कर रहे हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और गवर्नमेंट से मुताल्लिका इदारों से गुजारिश यही होगी मेरी कि आप अपने चाइल्ड लेबर इंस्पेक्शंस को बढ़ाएं। आप जहाँ पे ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, जहाँ पे सिविल सोसाइटी नहीं जा सकती, वहाँ पे आप जा सकते हैं, आप वहाँ पे जाके करें, क्योंकि जाहिर बात है सरकार अगर चाहे तो एवरी चेंज इज पॉसिबल इन द कंट्री। राइट और हमें ये भी देखना होगा कि आपकी एक बड़ी तादाद है। बहुत शुक्रिया आसी साहिबा आपके टाइम के लिए। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई एम श्योर आपकी वजह से बहुत सारे बच्चों को उनकी लाइफ और उनके राइट्स मिल पाते हैं। यही एक होप है हमारी कि बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। हम यही एक होप करते हैं कि गवर्नमेंट एक खसूसी तौर पर विफाकी पता चल सके कि क्या नंबर्स आ रहे हैं, और फिर ये कि गुर्बत की सतह से नीचे जो लोग रहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि बच्चों को काम करना ना पड़े। जी जनाब, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक। पाकिस्तान के एक होनहार कम उम्र मुसन्निफ ने अपनी फुटबॉल से मोहब्बत को अल्फाज का रूप देकर सबको हैरान कर दिया। निदाल हम्माद ने अपने शौक और तख्लीकी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए अपनी पहली किताब द लास्ट मिनट तहरीर की है।
बिल्कुल, ये किताब जो है ऑब्वियसली एक नॉवल है जो कि मोटिवेट करता है आपको टुवर्ड्स द फुटबॉल, और एक ऐसे बच्चे की कहानी है इसमें जिसने बड़ा स्ट्रगल किया, कैसे वो स्पेन की एक बड़ी एकेडमी तक पहुंचा। ये एक दिलचस्प सफ़र नदाल ने अपनी किताब में लिखा है। नदाल आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नदाल, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? सबसे पहले तो ये बताओ, और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी इस किताब का जब ऑलरेडी वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो मेरी किताब है उसका तो अभी मैं बहुत अच्छा फील करूँ क्योंकि अब वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। राइट। अच्छा निदाल, तो मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। राइट, अच्छा निदाल, मुझे ये बताएं कि क्या मोटिवेशन थी इस किताब के पीछे? खुद भी आप फुटबॉल खेलते हैं या ये किसी की स्टोरी है जिसको आपने थोड़ा सा फिक्शन ऐड करके, एक बेहतर स्टोरी बना के, स्ट्रगल ऐड करके आपने अपनी कहानी बताई है? मैं फुटबॉल तो हर दिन खेलता हूँ, और मुझे जो इंस्पिरेशन बुक लिखने की मिली थी वो मुझे हमारे एक रिमोट बेस पर मिली थी, जहाँ पे मुझे एक फुटबॉल की किताब ना ही अपने घर ना ही लाइब्रेरी में मिल रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं एक किताब लिखूंगा जो कि मैं फिर बाकी फुटबॉल के फैंस को भी प्रेजेंट कर पाऊँ। वेरी नाइस आइडिया बिहाइंड इट। तो मुझे ये बताएं कि ज़रा सा थोड़ा सा टीज़र तो दे हमें अपनी स्टोरी के बारे में, ताकि लोग आपकी ये किताब ख़रीदे भी और भी राइटर्स मोटिवेट हों, और उससे हो सकता है फुटबॉल भी पाकिस्तान में पहले ही बड़ा क्रेज़ है लेकिन इसका रुझान भी बढ़े। तो इस बुक का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जैक हंटर। वो लंदन का एक आम सा लड़का था, मगर उसे हमेशा से शौक था कि वो एक बड़े लेवल पे खेले। तो एक दिन वो ऐसे ही खेल रहा था, एक स्काउट आया और उसने एक दुनिया की सबसे बड़े क्लब की एकेडमी कैटलोनिया एफसी में उसे साइन कर दिया। तो उसने उन्हें अपनी टॉप पे रीच करने में बहुत हेल्प किया, जिसकी वजह से उसका एक रोल जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था पूरी बुक में। राइट। तो मुझे बताओ कि घर पर किसने मोटिवेट किया? दिस इज़ योर फर्स्ट बुक आई एम श्योर, अगर नहीं तो मुझे बताइएगा, हो सकता है आप इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज भी आपने लिखी हो दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, लेकिन हु मोटिवेटेड यू घर में कि हाँ तुम एक अच्छी किताब लिख सकते हो और तुम्हारा पैशन है खुद फुटबॉल, तो इसी में अपने लिए एक किताब बनाओ, नॉवल लिखो? मैं जो किताबें, मैं बहुत छोटे ऑलमोस्ट 6 ईयर्स से मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का हमेशा शौक है, और ये मेरे माँ बाबा दोनों ने मेरे अंदर हैबिट डेवलप की थी। और जब मैंने लिखनी शुरू की थी उन दोनों ने सपोर्ट किया था कि मैं ये किताब लिख सकता हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी है। अच्छा, ये बताइएगा कि किताब का फिर क्या रिस्पॉन्स आया? क्या लोगों ने क्या कहा कि हाँ भाई कैसा लिखा आपने, आपका जो करैक्टर है जैक वो कैसा है? मेरे क्या कहते हैं, जिन्होंने लिया था उन्होंने ये बहुत अप्रिशिएट किया था, और वो कह रहे थे कि ये 14 ईयर ओल्ड के लिए मतलब बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा था जैक हंटर का कैरेक्टर उन्हें बहुत अच्छे लगे क्योंकि उसके डाइवर्स इमोशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, वो केयरिंग भी होते हैं इस तरह। राइट। और अब मुझे ये बताइएगा कि चूँकि आप खुद भी फुटबॉल, आप कह रहे हो कि आप बड़े शौक से खेलते भी हो, तो खुद फुटबॉल के बारे में कितना फुटबॉल खेलते हैं, अपना फ्यूचर फुटबॉल में देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आप अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं? एनीथिंग कैन हैपन, यू कैन बी अ गुड ऑथर एंड अ फुटबॉल प्लेयर टू। मैं फुटबॉल भी ऑलमोस्ट 6 to 5 ईयर्स से खेल रहा हूँ, मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहता तो हूँ कि मैं एक बड़े होकर फुटबॉल खेलूं क्योंकि अब फुटबॉल भी साथ साथ पाकिस्तान में बहुत बढ़ना शुरू हो गई है। बिल्कुल। सो मुझे अब ये बताएं कि आप फुटबॉल में आपका इंटरेस्ट भी है और आप किताबें भी लिखते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप भी चल रहा है, फेवरेट टीम कौन सी है, फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? मेरी फेवरेट टीम तो इस वक्त स्पेन और अर्जेंटीना है, और फेवरेट प्लेयर्स लमीन यमाल और मेसी है। दैट्स ग्रेट। वेल, बहुत मुबारकबाद आपकी किताब के लिए आपको निदाल। लास्ट मिनट किताब एक अच्छी है, आई एम गोना रीड इट, और मैं आपको ज़रूर इसका फीडबैक दूंगी कि आपकी ये किताब मुझे कैसी लगी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर बुक टू यू।
तो इससे पहले कि वफाकी बजट आए और वफाकी बजट के आने से पहले हमने ये सुना कि जी सेल्स टैक्स बढ़ाया जा रहा है, 18% हो सकता है और ऐसे में लोगों को मुश्किलात होंगी, खास करके जो सोलर पैनल्स खरीदते हैं और इसकी मार्केट को भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इसको कंटेन किया जाएगा, 10 पर इसे बढ़ाया नहीं जा रहा। इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी कीमतें बढ़ा दी गई थी, अभी टैक्स लगा है नहीं लगा वो एक अलग बात है। वकास मूसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। वकास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर। सर, पहले खबरें आती हैं और हम देखते हैं कि दुकानदार प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं। खैर बहरहाल वो एक अलग मसला है, लेकिन अब ये जो डिटेल्स आ रही हैं कि सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा सोलर पर, क्या आपको लग रहा है कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर। तो बेसिकली जो मार्केट में नज़र आ रहा था वो तो यही नज़र आ रहा था कि क्योंकि टैक्स लगने के इम्कानात थे। असल में मसला ये होता है कि कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं की जाती या एक चांस पे चीज़ें छोड़ी जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि ये पहले से अगर बता देते या कह देते कि इस तरह से टैक्स के ऊपर हम कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं, और जो कि करना चाहिए, यानी सोलर पे टैक्स लगाना जो है वो गैर मंतकी चीज़ है। बल्कि अभी भी हम अगर आपसे पूछते हैं तो हम तो कहते हैं ये 10% टैक्स भी नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर आपके सवाल का जवाब देते हुए जो अच्छी खबर है वो ये है कि 10% से जो 18% पे जाने वाली बात थी उस पर एटलीस्ट अभी गवर्नमेंट की तरफ से इंडिकेशन आई है कि हम इंशाल्लाह इसको नहीं करेंगे। यानी IMF की तरफ से गलबन प्रेशर था या जो भी बजटरी प्रेशर्स होते हैं वो थे, और उसमें एक कंसिडरेशन थी कि हम सोलर पैनल पे भी टैक्स बढ़ा दें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो है उनकी सोलर के साथ एक हमेशा से अच्छी पॉलिसी रही है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह और भी अगर रिलीफ का मौका मिलेगा तो वो ज़रूर इसमें डालेंगे, बिकॉज सोलर पैनल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अब नेसेसिटी है। यानी इस वक्त जो सोलर पैनल लगा रहे हैं वो ये यानी एक आम घरेलू जरूरत बन गई है, हर घर में लगता है, हर किसी के लिए जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, उससे जो बिजली की बचत होती है उससे मुल्क को भी फायदा होता है ना। बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, हम जो बिजली का वकास मूसा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल बोल TV के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट किया कि मुल्क में सोलर पैनल्स की जो रेट्स हैं वो बढ़ चुके हैं। जैसे ही ये एक सोशल मीडिया पे एक हवा आया और ख़बर उठी, तो उसके बाद फिर उन कीमतों में कमी कैसे होगी, कौन करेगा वो कमी? क्योंकि कीमतें बढ़ गई तो फिर वो बढ़ गई, आम बंदे को क्या फ़ायदा होगा उसका? जी देखिए, ये जो है ना चीज़ डिमांड एंड सप्लाई, बेसिक डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि सोलर पैनल्स की जो मार्केट है वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी मार्केट है। उसमें बहुत सारे सप्लायर्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक सप्लायर है और कोई प्राइस डिटरमिन करता है और इसके बाद फिर सारे उसको फॉलो करते हैं। जनरली मार्केट में एक दूसरे की देखा देखी में एक तरफ प्राइस बढ़ती है तो दूसरी तरफ बढ़ती है, शॉर्टेज क्रिएट होती है, तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा बाइंग करते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ हुई है वो ये हुआ है कि देखिए, ना सोलर इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ है और ना NSARF को फ़ायदा हुआ है। जो ये हमारी लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इसकी वजह से जो बीच में मिडिल मैन आ जाते हैं। अब हम सबको ही पता है वो मिडिल मैन कौन है, वही हैं जो फाइलें लेते हैं प्लॉटों की, वही हैं जो गाड़ियों पे ऑन की पेमेंट्स करवा रहे होते हैं। तो इन्हीं मिडिल मैन ने फ़ायदा किया है इस मिस इन्फॉर्मेशन का। लेकिन अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्लियरली आ रही है और मुझे उम्मीद है कि आज जब बजट अनाउंस होगा तो ये और क्लियर हो जाएगा, तो इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद मार्केट में कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को वो जो एक पैनिक हुई थी, हालांकि हम बड़े लोग तो ठीक है। वकास, मुझे ये बताइएगा, अब क्या ये उम्मीद रखी जाए कि इस बजट के बाद जो सोलर इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा भी होगा कोई, बजाय इसके अभी तो हमने पिछले एक साल में तो नुकसानात ज़्यादा देखे हैं, नेट मीटरिंग हो गई और दीगर और चीज़ें हो गई, अच्छा हुआ सेल्स टैक्स नहीं लग रहा, तो कोई फ़ायदा मिलने जा रहा है इस इंडस्ट्री को या नहीं? देखिए, बेसिकली जो GST है ना वो तो एंड यूजर पे लगता है, तो उससे तो इंडस्ट्री को ऐसा फायदा या नुकसान नहीं होता क्योंकि वो पास थ्रू होता है। लेकिन जो चीज़ इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है वो है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी। तो हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल में 2 साल में इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही है सोलर के मामले में। कुछ आप कह सकते हैं कि शायद एक नई इंडस्ट्री भी है, यानी नई एक प्रोडक्ट भी है, लेकिन मेरे ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि हम इसको एक्सेप्ट करें कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ, यानी ये कहीं वापस तो नहीं जा रहा। सोलर आया हुआ है, सोलर की टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं है कि वापस चली जाएगी। जिस तरह से एक ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन होते थे और इसके बाद फिर मोबाइल फ़ोन्स आ गए, तो अब अगर कोई शख्स कहे कि मैं मोबाइल फ़ोन्स के को जो है रिप्लेस करके फिर से लैंडलाइन फ़ोन पे जाना चाहता हूँ, तो वो तो कोई मंतकी बात, सॉरी, मोबाइल फ़ोन को रिप्लेस करके लैंडलाइन फ़ोन पे जाना चाहता हूँ तो कोई मंतकी बात नहीं होगी। इसी तरह सोलर का अब हमने इसको इसी तरह देखना है कि सोलर इज़ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो अब हम गवर्नमेंट से जो हम यानी सोलर एसोसिएशन जो है हमारा, तो यही पर्सपेक्टिव है कि आप सोलर को सोल्यूशन का हिस्सा बनाएं। अब ये देखें कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये कैसे साथ में आपको फ़ायदा
दे सकता है। देखिए अभी भी पाकिस्तान में जो है ना बिजली की जो निज़ाम है वो बहुत अंडरसर्व्ड से मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो एवरेज कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है हम अपने करीबी ममालिक से देखें तो बहुत पीछे हैं। हम तकरीबन 600-700 यूनिट पर पर्सन पर ईयर इस्तेमाल करते हैं, यानी एक औसतन जो कहते हैं ना एवरेज ईयरली जो कंजम्पशन है वो 600-700 यूनिट की है, जबकि दुनिया की एवरेज तकरीबन 3000 है, इंडिया तकरीबन 1000-1200 करता है। तो इसका मतलब अभी तो बहुत पोटेंशियल है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिजली उस क्वांटिटी में नहीं पहुंचती जिस क्वांटिटी में उनको जरूरत है। और वी रियली होप कि ये पॉलिसी में कंसिस्टेंसी ना सिर्फ इस सेक्टर को फायदा दे लेकिन आवाम तक भी ये फायदा पहुंच सके। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपके वक्त के लिए, मैं ये इन्फॉर्मेशन फराहम की हुई। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हो गया है खत्म। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे पीर को, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।